हेलो गाइस, वेलकम बैक महाराजा एजुकेशन वन अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम करवा रहे हैं बेस्ट मॉडल पेपर सीरीज़ जिसका कोड बी का पार्ट 1 इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोड बी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का पहला सेशन सी स्टार्ट होता है। सेशन सी है बायोलॉजी का। बायोलॉजी, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको सेशन ए और सेशन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने वाला है। तो सोचने का कौन सा भाग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में कौन सा गुणसूत्र नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वृद्धि हार्मोन डैश ग्रंथि से स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि गुरुत्वानुवर्तन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन वो होता है जब गुरुत्वीय उद्दीपन के कारण पौधों के किसी भाग में वृद्धि हो तो गुरुत्वानुवर्तन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 है अभिकथन और कारण का। इसमें अभिकथन और कारण दिया है, तो देखते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि उत्सर्जन भोजन के टूटने की क्रिया है। तो ये गलत है, क्योंकि भोजन के टूटने की क्रिया तो होता है श्वसन। और अगला ऑप्शन है कि वृक्क उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। तो ये सही है, यानी वृक्क मीन्स किडनी जो होता है उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा होता है, और ये गलत है। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरण से नालियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और सेकंड पॉइंट है मृदा प्रदूषण इससे बढ़ता है, और प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निगल लेने से शाकाहारी जंतुओं की मृत्यु भी हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव शरीर में जैव आवर्धन होने लगता है। अगला हमारे पास पॉइंट है अगला क्वेश्चन है, इसी में और में दिया हुआ है कि ओजोन परत को क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि CFC के उत्पादन में कमी की जा सकती है, या CFC रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण करना चाहिए। तो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो हम ये 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट लिख देंगे, तो हमको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण का एक नामांकित आरेख बनाइए। बीज अंकुरण का जो नामांकित आरेख है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख लें, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा इसका डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके नाम मेंशन कर देने हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा की संरचनाएं क्या है, मतलब संरचनाएं को स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का है, तो ये हमारे पास ये रहा अगला क्वेश्चन। 28 का है कि यह एक दस्तारी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसा होता है। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक में प्राप्त होते हैं। माँ के ऊतक में रक्त स्थान होते हैं जो प्राप्त को आच्छादित करते हैं। अगला इसमें बोल रखा है कि यहाँ माँ से भ्रूण में पदार्थों का स्थानांतरण हेतु वृत्त क्षेत्र प्रदान करते हैं। और मतलब इसमें कुल मिला के ना क्या रखा है ना कि इसमें ना हमें इसके बारे में बताना है कि प्लेसेंटा की संरचनाएं क्या होती है या किस प्रकार होती है।
तो इसमें बोल रखा है कि ये तारीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है और जिसमें भ्रूण की ओर से ऊतक प्राप्त होते हैं जो माँ के ऊतक में रक्त स्थान होते हैं जो प्राप्त को यादृच्छित कर आच्छादित करते हैं और ये माँ से भ्रूण में पदार्थों के स्थानांतरण हेतु यहाँ एक वृत्तछेद प्रदान करते हैं। मतलब भोजन जो माँ ग्रहण करती है वही भ्रूण में चला जाता है इसके थ्रू कि उसको भी पोषक तत्व मिलता रहता है। तो ये होता है प्लेसेंटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो हमारे पास यहाँ इसका आंसर यहाँ पे है 29 क्या है कि मेंडल ने मटर के पौधे से अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि विपर्यासी विकल्प लक्षणों वाले पौधों के परागण द्वारा जनन के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में F1 में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित हुए और दूसरे लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए। उदाहरणतः जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण करवाया तो उसे पहले संतति में यानी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ है कि दो लक्षणों में केवल एक पृथक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का एक मिश्रण परिणाम दिखाई नहीं दिया। मतलब उनका कोई भी ये मिक्स नहीं दिया कि दोनों एक साथ है, उसमें केवल और केवल एक ही गुण दिखाई दिए। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि उससे F1 पीढ़ी में पौधों को स्वपरागण से उगाया। इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। जो F1 पीढ़ी में थे वो सभी पौधे लंबे थे, परंतु जो F2 पीढ़ी में है वो पौधे लंबे नहीं थे, सभी पौधे लंबे नहीं थे। उसमें से 1/4 बौने पौधे थे। मेंडल ने लंबे पौधों के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा है। तो ये 3 नंबर का है, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा। पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मेंडल ने क्या लिया था, किसके साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे कि यहाँ पे है कि मेंडल ने मटर के पौधे लिए थे, फिर उदाहरण देना है कि उसने किस किस प्रकार करवाया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसने बोल रखा है फिर निष्कर्ष क्या निकला उसका, उसने जो लिया था, तो ये निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये 3 नंबर का है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लेते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या कीजिए। ये चैप्टर नंबर 6 से आया है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, पूरी व्याख्या करनी है हमें। तो यह एक प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचरित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में मिल जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ नीचे रिएक्शन देख ही सकते हैं कि किस प्रकार होगा। यही रिएक्शन ये ऊपर बोल के बता रखा है। तो पहले आप बोल के बता दीजिए, फिर आप रिएक्शन लिख देना। उसके बाद इसमें बोल रखा है कि इस प्रकार के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, और फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये आप अगर लिखेंगे तो इसका आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और फिर इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद आप अगर ये लिखेंगे तो आपको इसका भी 1 नंबर, फिर इसमें ये पॉइंट डाल के इसका 1 और इसका 1 और इसका 1, तो शॉर्ट वे में आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। बस इतना ही है ये क्वेश्चन। अगला ऑप्शन में है कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन की व्याख्या कीजिए। कि हमारे जो शरीर में वो होता है ग्लूकोज का विखंडन, टूटना होता है, तो वो किस प्रकार होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे है इसका आंसर।
पहले आप यहाँ पे ये डायग्राम बना दें। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये वाला डायग्राम, अगर ये क्वेश्चन आएगा पहले आप ये डायग्राम बना देंगे और इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। अभी इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो 6 अणुओं का कार्बन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होगा कि क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का 6 कार्बन का परमाणु जो है वो क्या होता है, वो 3 कार्बन के परमाणु में टूटता है, तो अणु में टूटता है, तो फिर इससे पायरुवेट बनता है। ये क्रिया सभी जीवों में कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, अगर इस ग्लूकोज के 6 पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया ईस्ट में होती है, तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और +2 ATP की ऊर्जा बनाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ये क्रिया हमारे अंदर नहीं होती है, ये क्रिया ईस्ट में, कवक में, इसमें होती है। ये बनाते हैं एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP की ऊर्जा। यहाँ पे 2 ATP की ऊर्जा भी लिख सकते हैं। और अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। और ये क्रिया कहाँ पे होती है, ये इंसान में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है उसके। ठीक है, और अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन का अभाव, यानी ऑक्सीजन नहीं मिला, अभाव है, ये हमारी पेशीय कोशिकाओं में होता है जब हम ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो इस केस में हमारे बॉडी के अंदर बनता है लैक्टिक अम्ल और 3 ATP की ऊर्जा। और इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ये बनता है, तो यहाँ पे 38 ATP की ऊर्जा बनेगी। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है पर आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और हमारे पास नेक्स्ट है, तो यही बता रखा है जो हम करेंगे कि ये देखिए कि पहला चरण ग्लूकोज के 6 कार्बन वाले का 3 कार्बन के अणु में बदलना पायरुवेट का विखंडन है। यह परिक्रम कोशिका द्रव में होता है, सभी जीवों में होगा ये कोशिका द्रव में। और नेक्स्ट है, किण्वन के समय ईस्ट में पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि यह परिक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। पूछ सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये ज़्यादातर ईस्ट और किण्वन में ही होता है। और इसने बोल रखा है कि पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह परिक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं तथा उत्पाद में जल, क्योंकि यह परिक्रम वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसे अवायवीय श्वसन कह सकते हैं। मतलब ये जो हमारे पास परिक्रम है ये हो रहा है वायु की उपस्थिति में, तो वायवीय श्वसन। जो वायु की उपस्थिति में नहीं हुआ था इससे ऊपर वाला, तो वो अवायवीय। और इसने लिख रखा है कि जब हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है, जब पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऊपर हमने डायग्राम देखा है, इसी डायग्राम के थ्रू बस आपको ये डायग्राम आना चाहिए और इसी के थ्रू आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे तो आसानी से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।